लॉ ऑफ मास सेक्शन में हमने क्या देखा था कि मेरा जो रेट, लेटस से मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, और अगर मैं इसके लिए अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूं तो वो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। लेकिन अब ये क्या बोलता है? ये मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है। लेकिन अपन ने देखा कि भैया ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है यार, वो तो सिर्फ है ना एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस के लिए वैलिड है। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस मीन सिंगल स्टेप रिएक्शंस, सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है। लेकिन अगर यही रिएक्शन मेरी कॉम्प्लेक्स होती तो मैं कॉम्प्लेक्स के बारे में ये नहीं लिख सकता था। तो आधी रिएक्शंस के बारे में मैं लिख सकता हूँ, आधी रिएक्शंस के बारे में मैं नहीं लिख सकता। तो ये टंटा दूर करने के लिए हमने क्या करा? हमने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल दिया था, रेट विल बी डायरेक्टली proportional to concentration of A raised to the power alpha and B raised to the power beta। कल का कंक्लूसिव रिमार्क बता रहा हूँ, थिंग्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। और अपन ने ये बोला कि मेरा ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है ना भैया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट जनरेट होगा के ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा। और हमने ये बोला कि हमारा जो ये रेट कांस्टेंट या ये रेट लॉ एक्सप्रेशन जो वो आपकी चाहे एलिमेंट्री रिएक्शन हो चाहे वो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन दोनों के लिए मेरे को रेट की करेक्ट वैल्यू देगा। एम आई राइट? अगर मेरी अल्फा और बीटा की वैल्यू, यानी कि मेरा अल्फा इक्वल टू ए आ जाता है एंड बीटा इक्वल टू बी आ जाता है। व्हाट इज ए बी? व्हाट इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी। अगर मेरा अल्फा इक्वल टू है एंड बीटा इक्वल टू बी आ जाता है तो आप क्या बोल दोगे? इट इज एन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। लेकिन अगर मेरा अल्फा नॉट इक्वल टू ए और बीटा नॉट इक्वल टू बी आता है तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी हो गई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसमें से कुछ लिखना नहीं है, इतनी बात समझ में आई हो तो बोलो। ये सब अपन ने कल डिस्कस करा था। अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था, उसके बेस का एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कंक्लूसिव बात जो थी वो हमने ये देखी थी। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। What is r equals to k a raised to the power alpha b raised to the power beta? ये जनरल एक्सप्रेशन है जो कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप की रिएक्शन को सेटिस्फाई करता है। तो स्वप्नजा जी ने क्लियर जवाब बोला है, तो उन्हीं का एक सवाल मुझे याद आया, सर अल्फा बीटा क्या है? तो अल्फा बीटा समझिए, r इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा, ये आपका एक एक्सप्रेशन आया था। अल्फा क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑर्डर में बोले तो पावर, देसी एग्जांपल लेके समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। एंड बीटा क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। बीटा बोले तो बी की पावर, अल्फा बोले तो ए की पावर। एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? ये होता है एन के बराबर। एंड व्हाट इज एन? एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? ऑर्डर कैन बी 0 1 2, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक, समझिए क्या कहना चाह रहा था मैं। सपोज क्या हुआ कि आप लोग कोई दो जने थे, ये खाना खाने गए। जब ये किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, नहीं नहीं, ये ऊपर वाली चीज लिखनी है, मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ वो नहीं लिख रहा, मैं पावर का मतलब समझा रहा हूँ। भाई आपने जो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाला उसमें ए का कंट्रीब्यूशन कितना था और बी का कंट्रीब्यूशन कितना था, यही ऑर्डर होता है, यही उसकी पावर होती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप लोग दो लोग सपोज खाना खाने गए, और जब आप दोनों लोग खाना खाने गए तो आपका जो टोटल बिल आया वो आया 500 रुपए। अब लेटस से ये कोई पर्सन 1 था और ये कोई पर्सन 2 था। 500 रुपए अगर दोनों दोस्त हैं ना, तो 500 रुपए अगर खाना खाने के लिए देंगे तो दोनों कितने कितने देंगे भैया? ऑब्वियस सी बात है, दोनों इक्वल इक्वल बांटेंगे, 250 250। अब दोनों ने पैसे तो बराबर दिए, दोनों ने पैसे तो बराबर दिए, लेकिन खाना दोनों ने बराबर खाया होगा क्या? ये जरूरी है क्या?
पैसे बराबर दे रहे हैं, तुम तुम्हारे दोस्त के साथ खाना खाने जाते हो, इसका मतलब ये है क्या कि उसने तुम्हारे जितना ही खाया हुआ होता है? जरूरी नहीं, हो सकता है पहले वाले ने ज्यादा खाया हो एज कंपेयर टू दूसरे वाले के। तो इस 500 में, ये 500 आपका ओवरऑल ऑर्डर है, इस 500 में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा, पावर किसकी ज्यादा? ए का कंट्रीब्यूशन इसमें ज्यादा है, ए की पावर ज्यादा है, इसमें बी की पावर यानी कि 2 की पावर कम है। वाइस वर्सा कर लो, 2 ग्रेटर देन 1, तो 2 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, 1 का कंट्रीब्यूशन कम है, यही चीज कहलाई जाती है ऑर्डर। ए की पावर, ए का कंट्रीब्यूशन उस रेट में कितना, बी का कंट्रीब्यूशन उस रेट में कितना, यही चीज कहलाई जाती है ऑर्डर। अब ये जो समेशन है भाई, अपन ने जब मैंने कल आपको एग्जांपल लिखवाया था, तो आपका जो एक्सप्रेशन आया था वो किस टाइप का आया था? R1/R2 इक्वल्स टू B1/B2 रेज टू द पावर बीटा, ऐसा एक्सप्रेशन आया होगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने लिख रखा होगा, उम्मीद करता हूं। तो अब जब यहां से आप बीटा की वैल्यू सॉल्व करोगे, तो क्या ये बीटा की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती है। पॉजिटिव नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती है। नेगेटिव नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती है। कहने का मतलब आपका ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, एनीथिंग। समझ में आई? सवाल पूछा गया है सर, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है? क्यों, क्या बात है? किसी की एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा, चलो। उसने बोल दिया ए रेज टू द पावर हाफ, उसने बोल दिया कोई ए रेज टू द पावर हाफ एंड बी रेज टू द पावर 3/4। क्या हो गया इसमें? ए की पावर हाफ है, बी की पावर 3/4 है। अरे पावर तो कुछ भी हो सकती है ना। व्हाट इज 4 की पावर हाफ? व्हाट इज 4 की पावर हाफ? अरे गणित नहीं आती भाई साहब, क्या हो गया? ऐसा पूछ लिया तू? अरे इसमें कंफ्यूजन है क्या बाकी लोगों को? 4 की पावर हाफ नहीं आती, खत्म। तो हो सकता है ना, पावर तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद मस्त मस्त सवाल करवाऊंगा। उससे पहले दो चार चीजें बात करते हैं उसके बारे में, क्या है क्या। ध्यान रखिएगा, खुद बताओ। देखो, अगर ऑर्डर इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, इफ ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो कहने का मतलब रिएक्शन कैसी है? ध्यान रखना, अगर ऑर्डर इज इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, देन रिएक्शन मे बी एलिमेंट्री एंड मे बी कॉम्प्लेक्स। कई सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर ऑर्डर और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होता है, जिनका ऑर्डर और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होता है। तो अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर दोनों बराबर हैं और आपको ऑप्शन में दिया जाए फॉलोइंग रिएक्शन इज एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स, मे बी एलिमेंट्री, मे बी कॉम्प्लेक्स और कांट बी प्रिडिक्टेड, तो आप लिख के आओगे मे बी एलिमेंट्री, मे बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर ऑर्डर was not equal to stoichiometric coefficient, तो ये बात कंफर्म है that reaction will be क्या? कॉम्प्लेक्स फॉर श्योर। अगर मेरा ऑर्डर और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, द रिएक्शन माइट बी एलिमेंट्री, माइट बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर ऑर्डर और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग है, कंफर्म बात है कि वो कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए, जो समझ में नहीं आया लिख लिया होगा तो मैं हटा रहा हूं इसको। चलो आगे लिखिएगा और मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कंक्लूसिव रिमार्क्स हैं और ये बिल्कुल सवाल पूछा जाता है।
if the order of the reaction, order of the reaction मतलब जब आप पावर्स का समेशन निकालते हो तब, if the order of the reaction comes out to be 0, negative or fraction, then that reaction is always a complex reaction. ठीक है, अगर आपका ओवरऑल ऑर्डर 0, नेगेटिव या फ्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन कंफर्म बात है, कॉम्प्लेक्स है, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब मेरी रिएक्शन का ऑर्डर 0, नेगेटिव फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब मेरे रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, सही। मेरी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, दैट डज नॉट मीन कि मेरा ऑर्डर 0, नेगेटिव या फ्रैक्शनली आएगा, ये बात गलत हो जाती है। अगर मेरी रिएक्शन का ऑर्डर 0, नेगेटिव या फ्रैक्शन आ रहा है तो वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, 100% करेक्ट। मेरी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, ये उसने दे रखा है, दैट मीन्स मेरा ऑर्डर 0, नेगेटिव या फ्रैक्शन ही आएगा, रॉन्ग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में पॉजिटिव ऑर्डर भी पॉसिबल है, ठीक है। इफ ऑर्डर इज 0, नेगेटिव फ्रैक्शन, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, 110% बिल्कुल है। लेकिन रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स मेरा ऑर्डर सिर्फ 0, नेगेटिव और फ्रैक्शन ही होगा, दैट इज रॉन्ग। ये गलत है, ठीक है। इट कैन बी एन इंटीजर और पॉजिटिव वैल्यू, ध्यान रखिए, ठीक है। डाउट हो तो पूछिए, जब नोट डाउन हो जाए तो बता। चलिए आंसर दीजिएगा। मेरा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो ये है कि ए रेज टू द पावर 0, बी रेज टू द पावर 0। बताओ, reaction is elementary, complex, maybe elementary, maybe complex, can't be predicted। कॉम्प्लेक्स को सी से रिप्रेजेंट कर देना, एलिमेंट्री को ई से, दोनों हैं तो ई सी से या सी ई से, जो भी हो। किस टाइप की रिएक्शन है ये, उसने आपको दे दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, बताओ रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स? इट इज अ कॉम्प्लेक्स। अरे अगर ऑर्डर 0 आ गया, दैट मीन्स कंफर्म के रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो ऑर्डर 0 ही आएगा, ये बात गलत हो जाती है। क्लियर बात है? चलो आगे आपको बताना है, आर इक्वल टू के, ए की पावर ए, बी की पावर बी, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स। लिखने विखने का तामझाम बाद में, बता दो। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है, एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स, मे बी एलिमेंट्री मे बी कॉम्प्लेक्स, कांट बी प्रेडिक्टेड, ईसी। बेटा सुमित यादव कैसे, अरे एलिमेंट्री कैसे बोल रहे हो भैया? तुम्हें पता है क्या ए बी की वैल्यू क्या है? फिर अरे कॉम्प्लेक्स भी कैसे बोल रहा है बेटा? ए बी की वैल्यू पता है क्या यार? नहीं पता, तो मे बी एलिमेंट्री मे बी कॉम्प्लेक्स। मुझे क्या पता ए बी की वैल्यू क्या? अब आर, एक मिनट, कोई आया है, मोहसिन जी आए। इफ आर इक्वल्स टू के, ए रेज टू द पावर 1/3, बी रेज टू द पावर 2/7, बोलो एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स मे बी। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया। इसमें भी कंफ्यूजन हो गई तो मैं क्या बोलूं।
फ्रैक्शन दिख रहा है, ऑर्डर कॉम्प्लेक्स है, बात खत्म हो गई। इफ R इक्वल्स टू K A अपॉन B, एलिमेंट्री के कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि B के रेस्पेक्ट में पावर नेगेटिव है, A के रेस्पेक्ट में पावर पॉजिटिव है, लेकिन B के रेस्पेक्ट में पावर नेगेटिव है। किसी के रेस्पेक्ट में भी, किसी भी एक भी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में पावर नेगेटिव होने का मतलब दैट रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। उसी बात भेजे में, नोट डाउन कर लीजिए। चलो, मॉलिक्यूलैरिटी, व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? पहले मेरे साथ डेफिनेशन लिख लो, जो भी थियोरेटिकल पार्ट है समझाने का बाद में देखेंगे। इट इज दी फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। इट इज दी total number of molecules participating in the slowest elementary की स्पेलिंग देख लेना है, गलत है, एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है? या फिर इट इज द टोटल नंबर ऑफ simple molecules which collide head on with each other in the same plane in the elementary step. या फिर if the reaction is itself elementary step reaction, then the molecularity is equal to the sum of the stoichiometric coefficient of the reactant. नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, उसने बोला कि अगर कोई एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है तो उस एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी, ठीक है? अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है तो जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी उस रिएक्शन की वो क्या होगी? जितने रिएक्टेंट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी। कहने का मतलब, लेट अस से मेरे पास एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है। फॉर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन के लिए PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। मैंने बोल दिया कि ये एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है और मैं आपसे पूछ लूं मॉलिक्यूलैरिटी बताओ कितनी है, तो जैसे ही अपने को पता चल गया एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, तो इस एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी। कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं? एक, PCl5 ही है, तो मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 1, मींस इट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है? ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं अगर ये एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ, खुद बताइए। अगर ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज द ऑर्डर, व्हाट इज दी, अरे यार इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखते तो क्या लिखते?
रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। अब क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, इसी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर, ये समझ में आता है। तो अगर मॉलिक्यूलैरिटी बोले तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है, 1। ऑर्डर बोले तो ऑर्डर कितना है, 1। कोई कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं। तो क्या लिख रहे हैं, सिंस वी नो, ये जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो, दैट लॉ ऑफ मास एक्शन is valid for all elementary reaction, तो rate will be equal to K concentration of PCl5 raised to the power 1। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, 1 हो गया। क्या कंक्लूजन निकाला यहां से, that in a elementary step reaction order is equals to molecularity। हर बार in a elementary step reaction order is equals to molecularity। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया, छोड़ो नोट डाउन करना, पहले बताओ ये समझ में आया, अभी नहीं करना नोट डाउन, समझ में आया ये। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो क्या कहलाई जाती है, मॉलिक्यूलैरिटी। अब एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में अगर आपको ऑर्डर पता लगाना है तो वो कैसे पता लगाओगे, तो अरे एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में तो दिक्कत ही नहीं है, जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही उसका ऑर्डर है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 1, और जो एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है तो ऑर्डर भी हो गया 1। ठीक है, तो ये तो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन की बात हो गई, बिल्कुल बिना कॉपी पेन चलाए, सिर्फ देख लो अभी वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में अपन 2 मिनट में निकाल देंगे। व्हाट अबाउट अगर मुझे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है तो लेट अस से ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मुझे गिवन है H2 + I2 gives 2HI। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, या फिर छोड़ो, पहले बताओ अगर मैं इसी को एलिमेंट्री रिएक्शन मान लूं, अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, अगर ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो मॉलिक्यूलैरिटी इसकी क्या होती, मॉलिक्यूलैरिटी इसकी कितनी होती, अगर ये एक एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन होती तो मॉलिक्यूलैरिटी इसकी कितनी होती, 2, क्योंकि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। ऑर्डर कितना होता, तो इन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलैरिटी, वो भी 2 होता। वैसे भी पावर जो है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो दोनों का 1 1 है, तो इट इज अ बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। कोई तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। इफ द रिएक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लेट अस से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है 2H2O2 गिव्स 2H2O + O2। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ऑब्वियस सी बात है वो बताएगा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और वो उसकी मैकेनिज्म भी आपको प्रोवाइड करवाएगा। इसकी जो मैकेनिज्म है हालांकि वो मैंने पहले भी लिखवा रखी है, वो क्या है, वो ये है H2O2 गिव्स H2O + O, और इसमें O + O गिव्स O2। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी बहुत अच्छी है। RDS नाम सुना है क्या कभी, RDS नाम सुना होगा ना। RDS क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हमेशा ध्यान रखना ऑर्गेनिक के अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, मतलब मेरी रेट जिस स्टेप पे डिपेंड कर रही है, मुझे बाकियों से मतलब नहीं, बाकियों बाकी फास्ट स्टेप में क्या होता है मुझे उससे कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये हमेशा स्लो होती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होती है क्योंकि इस पे रेट डिपेंड करती है। ठीक, सिमिलरली होता क्या है,
सपोज आपको ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है, तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ये दो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है, ये अपन बात कर चुके थे। इस एलिमेंट्री स्टेप में से भी ये जो होती है वो स्लो होती है और ये होती है फास्ट। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी स्लो है कौन सी फास्ट? हाइड्रोकार्बन में जैसे फ्री रेडिकल एक बहुत एक्टिव रिएजेंट होता है, ऐसे ही नेसेंट एटम भी बहुत एक्टिव होता है। नेसेंट एटम, अकेला आदमी बहुत एक्टिव होता है, पोपटलाल बहुत एक्टिव है, ठीक है ना, उसको शादी करने का बिल आता है वो आदमी। तो जैसे नेस फ्री रेडिकल बहुत एक्टिव होता है, ऐसे ही नेसेंट एटम भी हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर में। तो ये फटाफट किसी और से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जहां नेसेंट एटम फॉर्म होता है वो या जहां नेसेंट एटम आपस में रिएक्ट करते हैं वो स्टेप हमेशा फास्ट स्टेप होगी, दूसरी वाली स्लो होगी। खैर, मैं तुमसे पूछूं इस पहले वाली रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ। भाई ये तो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन है ना, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन की तो मॉलिक्यूलरिटी बता सकते थे। कितनी मॉलिक्यूलरिटी है इसकी? 1। अरे समझ में आता है? अरे सजल बेटा तू तू कैसे लिख रहा है? 1 है। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, 1 है। इस वाली एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ, 2 है। ठीक है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले वाली रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। पहले वाली रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, 1 है, बिकॉज इन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। अरे समझ में आती है कि नहीं बात? दूसरे वाले का बेटा नहीं बता सकता, फास्ट स्टेप में आप नहीं बोल सकते कुछ भी। मैं हमेशा स्लो वाले पे कमेंट करूंगा, फास्ट वाले पे नहीं। ठीक है, पहले इतना छाप लो फटाफट, टाइम होने वाला होगा। नहीं तो एटलीस्ट हमेशा ध्यान रखना, मैं आपसे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर स्लो वाले की पूछूंगा, एग्जामिनर भी आपसे उसी की पूछेगा। फास्ट वाले की आप मॉलिक्यूलरिटी कमेंट कर सकते हो, ऑर्डर नहीं कमेंट करोगे ना, वो पूछेगा। ठीक है, बात आ जाती है इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एलिमेंट्री स्टेप, जो एलिमेंट्री स्टेप्स है उसकी तो आपने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, बात ध्यान से सुनना। कॉम्प्लेक्स स्टेप की जो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शंस है उसकी तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर आपने बता दिया। स्लो वाली में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों बता दिए, फास्ट वाली में आपने मॉलिक्यूलरिटी बता दी। मैं अगर पूछूं उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन की स्लोएस्ट स्टेप वाली रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो होती है। वापस कॉम्प्लेक्स वाली की, वही इसलिए मैंने आपको आरडीएस बताया था। आरडीएस क्या होता है? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप पे ही डिपेंड करती है क्या? रेट। बिल्कुल, मतलब 1। तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो स्लो स्टेप है, उस स्लो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी है वही इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है। नाउ कैन यू टेल मी द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन? तो इन दोनों एलिमेंट्री स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी थी? 1 थी। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी थी? 2 थी। इन दोनों में स्लोएस्ट स्टेप कौन सी थी? स्लो वाली तो ये थी, माने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। छाप लो इसको। ये सब कुछ क्लियर है? लिख लेना अंग्रेजी में, मॉलिक्यूलरिटी of the complex reaction is same as the molecularity of slow step of the elementary step reaction। खटाखट नोट डाउन कर लीजिए। यस सर, तो सर कॉम्प्लेक्स वाले की मॉलिक्यूलरिटी, हाँ बिल्कुल 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 लिखी ना। ठीक है, अगला बताओ फटाफट, कितना टाइम बच रहा है भैया? तो आपको क्या करना है, देखो एक छोटी सी लाइन और ऐड कर लीजिएगा। सर 2 है मॉलिक्यूलरिटी, बिल्कुल सही है बेटा, है ना। एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, अगर आपसे कोई पूछे।
तो कैसा प्रोसेस है? इज अ यूनिमोलिकुलर प्रोसेस, क्योंकि मोलिकुलरिटी 1 आई थी। अभी जो आपने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखी थी ना, वो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 ही था। इज अ यूनिमोलिकुलर प्रोसेस लिख लो, चलो ठीक है। ठीक है, तो एक ये लाइन ऐड कर लेना। सर मैकेनिकल लिख दो बेटा, समझ में नहीं आया मुझे। MECH का मतलब क्या है? किसका मैकेनिज्म? अरे H2O2 का अभी सवाल तो करवाया था, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अच्छा, हाँ वो तो लिख रहा हूँ, वो तो लिख रहा हूँ, वो तो लिख रहा हूँ। ये वाले की कह रहे हो? 2NO2 प्लस F2 gives 2NO2F, इसी की कह रहे थे स्वप्नजा? केस के पहले वाले की है ना, तो वो तो लिख रहा था। चलिए बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मैकेनिज्म जो दे रखा है वो ये दे रखा है आपको, NO2 प्लस F2 gives NO2F प्लस F। आप ही को पता लगाना है स्लो कौन सी है फास्ट कौन सी है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बताइए सबसे पहले स्लो कौन सी होगी, फास्ट कौन सी होगी? तो जैसा कि अपन बात कर चुके थे, नेसेंट एटम्स आर हाईली रिएक्टिव। तो जैसे ही नेसेंट एटम अगर किसी से रिएक्ट करेगा तो वो तो फड़फड़ाते हुए रिएक्ट करेगा। ये रहा नेसेंट एटम। तो कंफर्म बात है कि ऊपर वाली स्लो होगी, नीचे वाली फास्ट होगी। ठीक है, ये अगर उसने नहीं दे रखा तो अपने को आइडिया लगाना है, बाकी अगर कुछ अनशंट है तो वो मेंशन करेगा ऑटोमेटिकली। ठीक, तो मैं अगर पूछूं आपसे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी भैया, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम बोलेंगे 2। इसका ऑर्डर कितना, तो वो भी हम बोलेंगे 2। स्लो वाले की ही मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बताऊंगा मैं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी पे कमेंट कर सकता हूं बस, 2 होगी, नथिंग एल्स। ठीक है, बात आ जाती है इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी। तो रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है स्लो, उस रिएक्शन की एलिमेंट्री स्टेप की स्लो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही होती है, दैट इज 2। अब दो चार जो नोटिसेबल बात है जो अपने को लिखनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। माने ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 नॉट येट नोन। मैं यूं नहीं बोलूंगा कि हो नहीं सकती, बस अभी तक आई नहीं है, आगे जाके आ जाए कोई गारंटी नहीं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब लेट अस से मेरे पास एक रिएक्शन है, इफ A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, कुछ नहीं है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने 1 मान लिया। ठीक है ना, आपको इजी बनाने के लिए बस ये, आपको इजीली तरीके से समझाने के लिए बस ये रिएक्शन मानी है मैंने। लेट A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, इसका अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो रेट लॉ जनरल एक्सप्रेशन है ना, R इक्वल्स टू के A रेज टू द पावर अल्फा एंड B रेज टू द पावर बीटा। N क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, which is equals to what? Alpha plus beta. If this summation of alpha plus beta comes out to be 0, then it is a 0 order reaction. If this summation comes out to be 1, then it is a first order reaction. If this summation comes out to be 2, then it is a second order reaction. ठीक है, नेगेटिव तो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन अकॉर्डिंगली। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इन तीनों में से बात करूं भैया, तो फर्स्ट ऑर्डर पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, उसके बाद 0 ऑर्डर पे, सेकंड पे आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, खैर
सर एक जीरो ऑर्डर, अरे बहुत आएंगे बहुत आएंगे, रुको तो सर, ये पूरा का पूरा टॉपिक है ये। यहाँ तो अभी मैं बस समझा रहा हूँ, पूरा का पूरा टॉपिक है। 0 1 2 अपन आसानी से बहुत ज्यादा ब्रॉड डिस्कस करेंगे, है ना। लेट अस से मुझे एक एग्जाम्पल दे रखा है, a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। समझना इसको और थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लेट अस से आपने a के 10 मोल ले लिया और b के आपने 1000 मोल ले रखे हैं, तो इनडायरेक्टली b आपने एक्सेस में ले रखा है और a आपने लगभग नेग्लिजिबल लिया है। ठीक है, b एक्सेस में है और a नेग्लिजिबल है। रिएक्शन खत्म होने के बाद ऑब्वियस सी बात है, ए तो कितने पे पहुंच जाएगा, 0 पे, जबकि बी कितने पे पहुंचेगा, 990 पे। एट टाइम टी इक्वल टू 0 ये चीज थी। लेट अस से ये दोनों बहुत धीरे रिएक्ट करे और ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हुई 4 घंटे में। ठीक है, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हुई 4 घंटे में। तो जब आप 4 घंटे बाद की बात करेंगे अपन, तो जब मैं ए के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, तो ए तो क्योंकि आपने 10 लिया है, 4 घंटे बाद देखा तो वो 0 था, तो उसकी में तो अच्छा खासा मतलब नोटिसेबल डेविएशन आया कि वो 10 से 0 पे पहुंच गया। ये एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे था और ये टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी मान लेता हूं, आपने 4 घंटे मान रखे, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 घंटे बाद ए जो है वो 10 से 0 पे आ गया है। लेकिन अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो बी 1000 था और 4 घंटे बाद आप देख रहे हो तो बी 1000 से 990 पे आया है। मतलब उसका जो डेविएशन है वो कम से कम मतलब लगभग ये रहा। मुझे बताओ कि ये जो बी में चेंज आया है, तुम ये चेंज नोट कर पाओगे क्या कि हाँ भाई इतने टाइम से इतना इतना डेविएशन होना चालू हुआ। अरे 4 घंटे में ए तो 10 से 0 पहुंचा है, बी तो 1000 से 990 गया यार। अब मैं, क्योंकि अपन तो इंस्टेंटेनियस रेट मेजर करते हैं, तो मैं तुम्हें बोलूं अरे फलाना टाइम पे 5 मिनट पे देखे ए और बी की रेट मेजर करो, तो चलो ए में तो चेंज तुम लोग बता भी दोगे क्योंकि वो तो 10 से 0 जा रहा है। बी में चेंज बता पाओगे क्या? तो 4 घंटे बाद 1000 से 990 गया। तो कहने का मतलब, अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो आर इक्वल टू के ए रेस टू द पावर अल्फा एंड बी रेस टू द पावर बीटा, तो इस केस में जो आपकी रेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, ए पे कि बी पे? तो रेट का मतलब होता है चेंज। चेंज किस में आ रहा है, ए में आ रहा है कि बी में आ रहा है? चेंज किस में आ रहा है, ए में आ रहा है कि बी में आ रहा है? चेंज तो ए में आ रहा है, बी में तो चेंज है ही नहीं, है लेकिन अपन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। ठीक, तो क्योंकि बी के अंदर चेंज नेग्लिजिबल है तो ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो गया। आप ही बोल रहे हो 1000 से 990 आना कोई चेंज ही नहीं है, लगभग कांस्टेंट ही चल रही है लाइन। तो ये पावर, ये चीज हो गई कांस्टेंट। के का तो नाम ही रेट कांस्टेंट होता है। सो this constant multiply by this constant will give us another constant, and the rate law, the new rate law becomes r equals to k prime a raised to the power alpha for this situation। क्योंकि a में तो चेंज नेग्लिजिबल आया, वो तो लगभग कांस्टेंट रहा, के पहले से ही कांस्टेंट है, तो दोनों ने मिलके एक नया कांस्टेंट दे दिया, दैट इज के प्राइम, and the new rate law becomes r equal to k prime a raised to the power alpha। तो पहले ये लिखना, फिर ये ग्राफ बनाना, और फिर थर्ड नंबर पे ये लिखना। उसके बाद क्या लिखना है वो आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब भैया मेरा ये है, सर 3 मिनट ही बाकी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो के प्राइम है वो किसके बराबर है, के इंटू बी की पावर बीटा के। आपने जो रेट ला एक्सप्रेशन लिखा था वो ये लिखा था ना, आर इक्वल्स टू के प्राइम ए रेज टू द पावर अल्फा। ये के प्राइम किसकी बराबर है, के इंटू बी की पावर बीटा के। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट विल गिव मी अनदर कांस्टेंट। ठीक है, खैर। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो रिएक्शन आपकी पहले अल्फा प्लस बीटा के ऑर्डर की थी इनिशियली,
अब वो रिएक्शन आपकी सिर्फ अल्फा के ऑर्डर की रह गई है अंडर दिस सिचुएशन, ठीक है। अब वो रिएक्शन आपकी अल्फा के ऑर्डर की रह गई है अंडर दिस सिचुएशन, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन को अपन बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो अगर आप किसी रिएक्शन को या किसी रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लेते हो तो क्या हो जाता है, जो एक्सेस में लेते हो उसके अंदर तो चेंज हो जाता है नेग्लिजिबल, दूसरा जिसको नेग्लिजिबल ले रखा था सिर्फ उसी की वजह से रेट में चेंज आ रहा होता है, और इसलिए सिर्फ उसी की पावर पे मेरी रेट डिपेंड करती है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर बात है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। चलिए बाय।